नमस्कार, वेलकम टू शिव सागर्स मैथमेटिकल साइंस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, सेट्स। सेट थ्योरी का पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया। जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, जो रसिया में पैदा हुए थे और बाद में स्टडी करने के लिए जर्मनी गए तो वहां की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली और वहीं पर रहने लगे। तो जर्मनी के मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी को स्टार्ट करा था। थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि सेट थ्योरी कैसे शुरू हुआ, उनके मन में सेट थ्योरी कब आई और कैसे आई, इस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सेट थ्योरी क्या है। पूरा डिटेल से इंट्रोडक्शन करेंगे कि सेट का यूज कहां होता है और सेट्स का यूज ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आजकल मैथमेटिक्स के सभी पार्ट्स में सेट्स का यूज होता है, ऑलमोस्ट यूज होता है। और सेट से डिफाइन होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट्स का यूज ज्योमेट्री में होता है, सेट्स का यूज सीक्वेंसेस में होता है और सेट्स का यूज प्रोबेबिलिटी में होता है और अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स होता है। तो देखिए, द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज developed by German mathematician George Cantor। तो जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी की कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा था। सबसे पहले इनके मन में आया था। तो देखिए, इनका फुल नेम था जॉर्ज कैंटर का फुल नेम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जॉर्ज कैंटर पर। जॉर्ज फर्डिनेंड लुडविज फिलिप कैंटर, जिनका पूरा नाम था। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता है फुल नेम, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी होता है कि आपको ये थोड़ी चीजें आ जाएं, अदरवाइज कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोर्न हुए थे 3 मार्च 1845 को सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया। करेक्ट। और ये बाद में इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी जर्मनी की। तो जर्मनी में ये डाइड हुए थे, इनकी मृत्यु जनवरी में थी। 6 जनवरी जर्मनी में इनकी मृत्यु थी। 6 जनवरी 1918 को हेल एक प्लेस है जर्मनी में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये थोड़ा सा जॉर्ज कैंटर का इंट्रोडक्शन। करेक्ट है बात। अब ये समझते हैं कि सेट थ्योरी इनके मन में कब आई, ठीक, ये क्या कर रहे थे और सेट थ्योरी का थॉट्स इनके मन में कैसे आया। ठीक, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बोर्ड में लिखकर समझाता हूं। ही फर्स्ट encountered sets while working on problems on trigonometric series। देखिए, आप इस बात को समझिए कि ही फर्स्ट इनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे तब इनके मन में सबसे पहले सेट्स का थॉट आया। ठीक, सबसे पहले इनके मन में सेट्स का थॉट तब आया जब प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को ये सॉल्व कर रहे थे। क्लियर है ये बात आपको यहां तक? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब बात समझते हैं। सेट्स का थोड़ा सा मैं आपको यूज बता देता हूं, कहां कहां होता है। जनरली सेट्स का यूज जो है, सेट्स आर यूज्ड टू
define the concepts of relations and functions। रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए सेट्स का यूज करा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो सेट का रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में होता है। रिलेशन और फंक्शन सेट की डिफिनेशन से डिफाइन होते हैं, ठीक है। और सेट का यूज यहां भी होता है द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री में, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में भी सेट का यूज होता है। ज्योमेट्री हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। और सीक्वेंसेस में भी सेट का यूज होता है। सीक्वेंसेस को हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी में भी सेट का यूज होता है। हिंदी में प्रायिकता कहते हैं आप इसको, ठीक है। यहां पर भी यूज होता है सेट का। तो मैनी अदर ब्रांचेस में भी सेट का यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी अदर जगह पर सेट का यूज होता है। तो आप बात समझ गए इतनी यहां तक, ठीक, बात समझिए। अब सेट के डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। सेट की डिफिनीशन, सेट की डिफिनीशन, a set is a well defined collection of objects। सेट क्या है? सेट एक्चुअल में सेट इज अ वेल डिफाइंड को हिंदी में सुपरिभाषित कहते हैं। सुपरिभाषित कलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? समूह या संग्रह, ठीक है। तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो आप जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो सेट क्या है? तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वो सेट कहलाएगा। और जो मतलब कलेक्शन ही सेट है, लेकिन सच कलेक्शंस जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होंगे वो कलेक्शन सेट कहलाएंगे। अच्छा, वेल डिफाइंड का मीनिंग समझते हैं। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है कि जिसकी डिफिनीशन होल वर्ल्ड के लिए एक जैसी हो। लाइक दैट टू इज द इवन नंबर, तो टू इवन है, ये मैं कहता हूं, पूरी दुनिया कहती है कि टू इवन है। इसका मतलब टू इवन है, तो ये जो टू इवन है ये क्या है? वेल डिफाइंड है। पूरी दुनिया इसको इवन नंबर ही कहेगी टू को। क्लियर है बात? ठीक। अब इसके मैं आपको कुछ चीजें आपको बताता हूं यहां पर। सेट, अब जो कलेक्शन है, तो कलेक्शन को क्या है? कुछ लोग कह देते हैं कलेक्शन एक्चुअल में कुछ लोग कह देते हैं एग्रीगेट। कलेक्शन की प्लेस पर एग्रीगेट कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल या सभी या समस्त, ठीक। और कुछ लोग इसी कलेक्शन की प्लेस पर क्लास भी यूज करते हैं। क्लास का मतलब होता है वर्ग या कक्षा, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है इसको ये सिनोनिम्स होते हैं। जो एग्रीगेट है, क्लास है, कलेक्शन, ये सब सिनोनिम्स है। इतनी सी ये नॉर्मल सी जानकारी आपको मैंने दे दी, बात समझिए। जो कलेक्शन है वो सेट है, लेकिन ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा वो सेट कहलाएगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक। देखिए, अब मैं कुछ आपके साथ एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। यहां पर एक वर्ड आया है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहां पर वस्तुओं से। अब वस्तुओं का मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ लिविंग थिंग्स चाहे हो और चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स में काउंट करी जाएंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स वर्ड यूज होगा सेट में, और या तो एलिमेंट वर्ड यूज होगा, एलिमेंट्स, और या तो मेंबर वर्ड यूज होगा।
मेंबर्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स आर सिनोनिम्स। ये क्या है? सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट्स यूज कर लीजिए, एलिमेंट्स, या तो मेंबर्स यूज कर लीजिए आप। क्लियर है यहां तक बात? देखिए सेट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इलस्ट्रेशन, फर्स्ट एग्जांपल। तो सेट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कम से कम 8-10 एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें जो वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन, अरे उनका कलेक्शन क्या क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं आपका ए, ई, आई, ओ और यू। पूरी दुनिया यही मानती है कि इंग्लिश अल्फाबेट में यही वॉवेल्स होते हैं। इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? इज अ सेट। ये क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि ए को वॉवेल, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल मैं मानता हूं, पूरी दुनिया मानती है। ई को इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल मैं मानता हूं, पूरी दुनिया मानती है। आई भी इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, ओ भी इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है और यू भी इंग्लिश अल्फाबेट का। इनके अलावा कोई वॉवेल है, यही 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो दीज आर द वेल डिफाइंड। और ये अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो दिस इज द सेट, ये कलेक्शन सेट है, ठीक है। और ये जो आपके नेमली ये जो मेंबर्स हैं, इन्हें आप एलिमेंट्स कहते हैं। आप ये जो कलेक्शन आपका बना है ए ई आई ओ यू का, इन्हें आप ए ई आई ओ यू को एलिमेंट्स कहते हैं, या तो आप कलेक्शन के या सेट के मेंबर्स कहते हैं, या तो इन्हें आप कलेक्शन या सेट के इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक। अब दूसरा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? आपको कलेक्शन करना है फर्स्ट, पहली, 5 मतलब 5, प्राइम मतलब अभाज्य, नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और प्राइम होनी चाहिए। तो पहली जो नेचुरल भी है और प्राइम भी है 2, फिर क्या होगा? फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या क्या होंगी? 2, 3, 5 नेचुरल भी है, प्राइम भी है। 2, 3, 5, 7 और 11। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स ये हैं, तो पूरी दुनिया यही कहती है कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स ये हैं 2, 3, 5, 7 और 11। क्लियर है ये बात? इसका मतलब है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट। ये क्या है? सेट है। और ये जो 2, 3, 5, 7 और 11 है, ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट है, या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट है, या मेंबर्स ऑफ द सेट है। क्लियर है यहां तक बात? देखिए, और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। और एग्जांपल्स, द कलेक्शन ऑफ all states in the इंडियन यूनियन का मतलब है भारत संघ में, भारत के संघ में जितने भी राज्य हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ में जितने राज्य हैं उनका कलेक्शन करिए। अरे तो पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, राज्यों की काउंटिंग ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन प्रेजेंट में जिसमें क्लास हो रही है उसमें 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है।
और आपके 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं आपके, ठीक है। देखिए अब आप एक बात बताइए, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द यूनियन, इंडियन यूनियन, अगर इंडियन यूनियन के सभी ऑल स्टेट्स का कलेक्शन करना हो तो कलेक्शन में क्या आएगा? यूपी आएगा। पूरी दुनिया यूपी को राज्य मानती है भारत का, यूपी आएगा, एमपी आएगा, हरियाणा आएगा, ठीक है, और भी महाराष्ट्र आएगा, और भी जितने बाकी बचे हुए 24 स्टेट्स आएंगे। और अगर कलेक्शन ऑल स्टेट्स का करेंगे हम लोग तो मैं भी यही 28 स्टेट्स का कलेक्शन करूंगा, और पूरी दुनिया भी भारत के ऑल स्टेट्स का कलेक्शन करेगी, तो वही 28 स्टेट का ही कलेक्शन करेगी। क्लियर है बात ये यहां तक? इसका मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, ये क्या है? सेट है। इस ऑल स्टेट्स के इंडिया के, इंडियन यूनियन के ऑल स्टेट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? वो सेट है, इज अ सेट। क्लियर है यहां तक बात? और भी मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करता हूं, देखिए एग्जांपल है आपके साथ डिस्कस करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। इसका मतलब है लेस देन 50, 50 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन। अरे तो 50 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन क्या होगा? 50 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और कहां तक? 49 तक। लेस देन 50 है, लेस देन 50, 50 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन, तो यही रहेगा पूरी दुनिया के लिए। 50 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं यही है। तो इसका मतलब है ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो कलेक्शन है आपका, ये क्या है? इज अ सेट। ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। पूरी दुनिया के लिए 50 से छोटी नेचुरल नंबर 1 है, पूरी दुनिया के लिए 50 से छोटी नेचुरल नंबर 2 है, पूरी दुनिया के लिए 50 से छोटी नेचुरल नंबर 3 है, पूरी दुनिया के लिए 50 से छोटी नेचुरल नंबर 4 है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस कलेक्शन इज द सेट। देखिए अब आप बात करते हैं नेक्स्ट कलेक्शन की। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कलेक्शन है, एक लिस्टेशन मैं आपके साथ राइट करता हूं, एक एग्जांपल है ये, देखिए द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इसका मतलब है भारत के अच्छे हॉकी के खिलाड़ियों का कलेक्शन करना है। तो भारत के अच्छे हॉकी का खिलाड़ी का कलेक्शन करना है। तो आप एक बात बताइए, मान लीजिए हम ध्यानचंद की बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना होगा, ध्यानचंद। ये ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर्स हैं, हॉकी के प्लेयर्स आप तो इस दुनिया में नहीं है, हॉकी के प्लेयर्स थे ध्यानचंद। तो कुछ लोग ध्यानचंद को अच्छा हॉकी का प्लेयर मानते हैं, ध्यानचंद को, और कुछ लोग ध्यानचंद को अच्छा हॉकी का प्लेयर्स नहीं मानते हैं। इसका मतलब है अगर कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी का प्लेयर्स बनाना हो तो कुछ लोग ध्यानचंद को उस कलेक्शन में रखेंगे और कुछ लोग नहीं रखेंगे। अब जैसे आगे की बात करें, मान लीजिए मनप्रीत सिंह है, तो मनप्रीत सिंह अच्छा खिलाड़ी है या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग उसको अच्छा खिलाड़ी मानेंगे, कुछ लोग अच्छा खिलाड़ी नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि मनप्रीत सिंह कुछ लोगों के कलेक्शन, गुड हॉकी प्लेयर्स के कलेक्शन में कुछ लोग मनप्रीत सिंह को रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे। जैसे और भी हॉकी के प्लेयर्स हैं, धनराज पिल्लई की बात करें आप, धनराज पिल्लई, तो कुछ लोग धनराज पिल्लई को अच्छा हॉकी का प्लेयर्स मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो इस बात पर प्रॉब्लम है, इस बात पर मतभेद है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा कि धनराज पिल्लई अच्छा खिलाड़ी है या नहीं है। अब मनदीप सिंह की बात कर लीजिए आप, मनदीप सिंह की,
तो मनदीप सिंह। अब कुछ लोग मनदीप सिंह को अच्छा हॉकी का प्लेयर्स मानते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं मानते। इस वजह से ये जो गुड वर्ड है, ये जो गुड वर्ड आप देख रहे हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। द वर्ड गुड इज नॉट अ वेल डिफाइंड। गुड वर्ड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन इसकी डिफिनीशन अलग अलग होती है। इस वजह से गुड हॉकी प्लेयर्स का जो कलेक्शन है वो इज नॉट अ सेट। अच्छे हॉकी के खिलाड़ियों का जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं हो सकता, कि गुड वर्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड। करेक्ट है बात? ठीक। देखिए और कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं। The collection of most talented writers of India. The collection, अब आपको कलेक्शन करना है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है उसका कलेक्शन करना है। तो एक्चुअल में जो टैलेंटेड की डिफिनीशन है अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है। आप कौन, मुझे कुछ लोग टैलेंटेड मानते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड नहीं मानते होंगे, अलग अलग पर्सन के लिए। आपकी अगर एग्जांपल की बात करें तो आपको कुछ लोग टैलेंटेड मानते होंगे और आपको कुछ लोग टैलेंटेड नहीं मानते। तो इसका मतलब है, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ राइटर्स के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है, अब आप एक राइटर, इंडिया के एक राइटर हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को कुछ लोग टैलेंटेड राइटर मानते होंगे और कुछ लोग अरुंधति राय को टैलेंटेड राइटर्स नहीं मानते होंगे। इसका मतलब है ये जो टैलेंटेड वर्ड है ये पर्सन टू पर्सन इसकी डिफिनीशन अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन इसकी डिफिनीशन वेरी करती है, अलग अलग होती है। अब जैसे विक्रम सेठ की बात करें तो विक्रम सेठ को कुछ लोग टैलेंटेड राइटर्स मानेंगे और कुछ लोग उसे टैलेंटेड राइटर्स नहीं मानेंगे। अब आप तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब जैसे आप इसकी बात करें, ठीक है, किरण देसाई की, किरण देसाई, तो किरण देसाई को कुछ लोग टैलेंटेड राइटर्स मानते होंगे, कुछ लोग टैलेंटेड राइटर नहीं मानते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस बात पर अलग अलग मत हो, जिस बात पर मतभेद हो, जिस बात को कुछ लोग माने और कुछ लोग ना माने, तो ऐसा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक। अब जैसे एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं, एक और राइटर है खुशवंत सिंह, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दे रहा हूं, खुशवंत सिंह। अब कुछ लोग खुशवंत सिंह को टैलेंटेड मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मैं अगर खुशवंत सिंह का नाम लिखूंगा तो कुछ लोग अपने कलेक्शन में टैलेंटेड राइटर में खुशवंत सिंह का नाम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है इज नॉट अ वेल डिफाइंड। इस वजह से दिस इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन क्या नहीं होगा? ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। क्लियर है बात? और देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा देता हूं, ठीक। देखिए अब और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स राइट करे हैं उन नॉवेल का कलेक्शन बनाना है। अरे तो मुंशी प्रेमचंद ने कुछ फिक्स नॉवेल ही तो राइट करे होंगे, कुछ नॉवेल्स और उनके नेम होंगे। जैसे तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स राइट करे हैं द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब वो नॉवेल है, जैसे आप गोदान की बात करें तो गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, गोदान। आप गबन की बात कर लीजिए तो गबन भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो मैं मानता हूं कि गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, आप भी ये बात मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है इस बात को कि गबन रिटन बाय द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। क्लियर है बात? देखिए निर्मला की बात कर लीजिए तो निर्मला जो नॉवेल है रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन की बात कर लीजिए, सेवा सदन
सेवा सदन जो नॉवेल है ये भी रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद है। रंगभूमि जो नॉवेल है ये भी रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद है। तो और भी अदर नॉवेल हैं जो रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद है। तो अगर कोई भी दुनिया में कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल का कलेक्शन करेगा तो यही राइट करेगा जो मैंने राइट करे। इस वजह से दिस कलेक्शन इज अ सेट। क्लियर है ये बात आपको? कुछ एग्जांपल्स में और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक 2-3 एग्जांपल और उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सेट का। द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with the letter J। ठीक, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। द कलेक्शन करना है ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर के उन मंथ का कलेक्शन करना है आपको बिगिनिंग विद द लेटर J, जो मंथ्स J से स्टार्ट होते हैं। जैसे J से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से? जनवरी, जून और जुलाई। तो ये तो कलेक्शन अगर पूरे ईयर के जो मंथ J से स्टार्ट होते हैं तो पूरी दुनिया तो यही मानती होगी ना, जनवरी J से स्टार्ट होता है, जनवरी तो J से स्टार्ट होता है, जून भी J से स्टार्ट होता है और जुलाई भी J से स्टार्ट होता है। यही 3 मंथ होते हैं जो पूरे ईयर में 3 मंथ ही ऐसे हैं जो J से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये वेल डिफाइंड है। क्लियर है बात यहां तक आपको? 1-2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूं। ठीक, the collection of most dangerous animals of the world। अब कलेक्शन करना है आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब किस बात का कलेक्शन करना है आपको? मोस्ट डेंजरस मतलब खतरनाक, और एनिमल्स जानवरों का, ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के खतरनाक जानवरों का कलेक्शन करना है आपको। तो एक्चुअल में कोई जानवर खतरनाक है या नहीं है, ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? अब मान लीजिए कुछ लोगों ने अपने घर में सांप को पाल रखा है, तो सांप किसी के लिए स्नेक, जिसे आप सांप कहते हैं, तो सांप किसी के लिए खतरनाक होगा, किसी के लिए खतरनाक नहीं होगा। ठीक, तो एक बात समझिए आप, सांप किसी के लिए खतरनाक है और किसी के लिए खतरनाक नहीं है। अब जैसे शेर की बात करें तो कुछ लोग शेर पाल लेते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग शेर को खतरनाक मानते हैं, कुछ लोग शेर को खतरनाक नहीं मानते। तो ये जब किसी भी चीज की डिफिनीशन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो, तो दैट वर्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड। तो अब ये जो डेंजरस वर्ड है, ये अलग अलग पर्सन के लिए इसकी अलग अलग डिफिनीशन होती है। एक ही चीज को कुछ लोग डेंजर मानते हैं, उसी चीज को कुछ लोग डेंजर नहीं मानते हैं। अब लायन की बात करें, लायन कुछ लोगों के लिए पालतू होता है और कुछ लोग इसे खतरनाक भी मानते हैं। ठीक है, अब जैसे स्कॉर्पियन जैसे बिच्छू की बात करें तो कुछ लोग बिच्छू से डरते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, उसको पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा तो बहुत सारे लोगों के लिए बिच्छू खतरनाक और बहुत सारे लोगों के लिए बिच्छू खतरनाक नहीं है।
ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन जो है, डेंजरस जो वर्ड है इसकी डिफिनीशन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है। इस वजह से डेंजरस वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है, और जो वर्ड वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो फिर दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट। करेक्ट है। अब जैसे लेपर्ड की बात करें, लेपर्ड, तो लेपर्ड तेंदुआ जिसे आप कहते हैं, तेंदुआ, तो तेंदुआ कुछ लोगों के लिए पालतू हो सकता है, कुछ लोग पाल लेते हैं अपने घर में, तो तेंदुआ कुछ लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है और कुछ लोगों के लिए खतरनाक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन होगा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सेट। इसकी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अलग अलग पर्सन के लिए डेंजरस वर्ड की, तो इज नॉट अ सेट। क्लियर है बात। एक और आपके साथ लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। The collection of 5 most renowned mathematicians of the world। अब आपको कलेक्शन करना है आपको 5, मतलब 5 मोस्ट रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, रिनाउंड का मतलब फेमस, ठीक है। फेमस मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के 5 प्रसिद्ध गणितज्ञों का या मैथमेटिशियन का कलेक्शन करना है। तो अब कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध नहीं है, या कौन ज्यादा फेमस है, कौन कम फेमस है, ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स की बात करता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आपने लियोनहार्ड यूलर का नाम सुना होगा, यूलर, ठीक है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को सबसे पहले डिफाइन करा था। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके साथ डिस्कस करेंगे तब हम यूलर पर बात करेंगे। अब कुछ लोग यूलर को फेमस मैथमेटिशियन या रेनाउंड मैथमेटिशियन मानते होंगे, और कुछ लोग इसको फेमस मैथमेटिशियन या रेनाउंड मैथमेटिशियन नहीं मानते। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब यूक्लिड की बात कर लीजिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुए। अब यूक्लिड को कुछ लोग फेमस मैथमेटिशियन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो इसकी डिफिनीशन, अब फेमस है, अगर मुझे फेमस का कोई क्राइटेरिया तो होता नहीं है कि कौन फेमस है कौन फेमस नहीं है। इसके लिए एक पैरामीटर होता है कि इस पैरामीटर से ऊपर होगा वो फेमस होगा, इस पैरामीटर से नीचे होगा तो फेमस नहीं होगा। ऐसा कोई पैरामीटर तो होता नहीं फेमस के लिए। ना ब्यूटी के लिए कोई पैरामीटर होता है, ना कोई रिच के लिए कोई पैरामीटर होता है, ना पुअर के लिए कोई पैरामीटर होता है। तो इन सारी चीजों के लिए कोई पैरामीटर तो नहीं होता है कि इससे ऊपर होगा तो वो रिच होगा, इससे नीचे होगा तो वो पुअर होगा, या इससे ऊपर खूबसूरत होगा तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके नीचे होगा तो खूबसूरत नहीं है। कोई ब्यूटी के लिए कोई पैरामीटर नहीं, इंटेलिजेंसी के लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है। इसकी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसके आगे पीछे इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग इंटेलिजेंसी की डिफिनीशन होती है। क्लियर है बात। अब यूलर को कुछ लोग रिनाउंड और फेमस मैथमेटिशियन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। यूक्लिड की बात करें तो कुछ लोग यूक्लिड को फेमस मैथमेटिशियन, रिनाउंड मैथमेटिशियन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब आप पाइथागोरस की बात कर लीजिए। पाइथागोरस से कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते होंगे, ठीक है, पाइथागोरस को क्रिटिसाइज भी करते होंगे। तो कुछ लोग पाइथागोरस को फेमस मानेंगे, कुछ लोग अच्छा मैथमेटिशियन पाइथागोरस को मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अब इंडियन मैथमेटिशियन की बात कर लीजिए। श्रीनिवासा रामानुजन की बात करिए आप, श्रीनिवासा रामानुजन की। तो कुछ लोग रामानुजन के आलोचक भी होंगे जो रामानुजन से चिढ़ते होंगे, तो रामानुजन को वो फेमस है रिनाउंड मैथमेटिशियन नहीं मानेंगे, कुछ लोग उन्हें मानेंगे, ठीक। तो श्रीनिवासा रामानुजन का रिनाउंड मैथमेटिशियन होना पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अलग अलग पर्सन के लिए वेरी करेगा। इसका मतलब है कि रिनाउंड जो वर्ड है, दिस वर्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड, this word is not a well defined, so the renowned mathematician of the world collection is not a set। अब जैसे आर्यभट्ट की बात कर लीजिए,
आर्यभट्ट की बात करिए तो आर्यभट्ट को कुछ लोग रिनाउंड मैथमेटिशियन अपनी डिक्शनरी में रखते होंगे कि आर्यभट्ट को रिनाउंड मैथमेटिशियन मानते होंगे, और कुछ लोग आर्यभट्ट को रिनाउंड मैथमेटिशियन नहीं भी मानते होंगे। तो ये रिनाउंड मैथमेटिशियन का होना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। और तो इसका मतलब है रिनाउंड जो वर्ड है, जो फेमस वर्ड है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, इस वजह से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस वजह से दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके बेटा, थैंक यू। और इसकी आगे की कहानी हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।